नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कौन बनेंगे बिहार के अगले सीएम के सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे प्रशांत किशोर जी के बारे में और जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ये बिहार के अगले सीएम हो सकते हैं। ठीक है, प्रशांत किशोर जी का जन्म 1977 में सासाराम के कोनार गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्रीकांत पांडे था, जो पेशे से एक डॉक्टर थी। माता का नाम सुशीला देवी, जो एक गृहिणी थी। बाद में पिताजी चले गए बक्सर। बक्सर उनकी पोस्टिंग हो गई और इनकी पढ़ाई लिखाई भी बक्सर से ही हुई है। इनके पत्नी का नाम है जानवी दास, जो वो भी पेशे से एक डॉक्टर हैं गुवाहाटी में। ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते थे, लेकिन चूंकि पिताजी चीफ मेडिकल ऑफिसर थे तो इनके गांव में, जो बक्सर में, इनके पिताजी की अच्छी खासी पकड़ थी। तो जब भी असेंबली इलेक्शन हुआ करते थे तो पिताजी को कहीं ना कहीं मीटिंग के लिए बुलाया जाता था, या इनके घर पे भी राजनीतिक माहौल बना हुआ रहता था। इनके पिताजी कांग्रेस के बहुत बड़े सपोर्टर थे, जैसा कि इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है। प्रशांत किशोर जी 8 साल तक यूनाइटेड नेशन फंडेड एक प्रोग्राम पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में काम किए हुए हैं। फिर 2010 में ये यूनाइटेड नेशन एड मिशन के तहत अफ्रीका चले गए। अफ्रीका के से चार्ट चले गए। वहाँ पे इनके हाथ में एक रिपोर्ट लगी। रिपोर्ट बनाया हुआ था इंडियन प्लानिंग कमीशन के द्वारा। उसमें यह बताया हुआ था कि भारत के जो गरीब स्टेट हैं उनमें स्वास्थ्य समस्या बहुत ही खराब है। चूँकि ये गणित के छात्र रह चुके हैं और इनको सांख्यिकी की भी बहुत अच्छी नॉलेज है, तो इन्होंने उस रिपोर्ट को पढ़ा, समझा और एक रिवर्स रिपोर्ट तैयार किया और डाटा को एनालाइज करके ये बताया कि भारत के गरीब राज्य ही नहीं, भारत के अमीर राज्य कहे जाने वाले गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा जैसे स्टेट में भी स्वास्थ्य व्यवस्था कोई बहुत अच्छी नहीं है, जिसमें गुजरात तो सबसे लास्ट में आता है। और ये रिपोर्ट बना करके इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे मनमोहन सिंह, उनको भेज दिया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लगा कि ये तो गुजरात के बारे में है, तो वो रिपोर्ट फिर गुजरात भेज दिया गया। ये रिपोर्ट लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में। उन्होंने इस रिपोर्ट को पढ़ा, देखा कि गुजरात के बारे में ऐसा सब बोला गया कि गुजरात का स्वास्थ्य समस्या सबसे लास्ट में है। तो उन्होंने इनको फ़ोन किया, बोला कि आप कौन है भाई, आइए हमसे मिलिए। आप बोल रहे हैं कि गुजरात में स्वास्थ्य समस्या सबसे खराब है। ये क्या करते हैं कि 6-8 महीने बाद आते हैं दिल्ली। दिल्ली से सीधा जाते हैं गुजरात, गांधीनगर, नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। मिलते हैं, बातचीत होता है। नरेंद्र मोदी जी इतने इम्प्रेस होते हैं कि बोलते हैं कि ठीक है, आप इसी फील्ड में यहाँ पे काम करिए। उनको सीएम आवास में ऊपर ही कमरा दे दिया जाता है और साथ में ये भी बोला जाता है कि आप पार्टी के या गवर्नमेंट के किसी पद पे नहीं रहेंगे, आप इंडिपेंडेंटली काम कीजिए और डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी को रिपोर्ट करिए। फिर आते हैं असेंबली इलेक्शन 2012। उसमें ज़रूरत पड़ता है इंग्लिश स्पीच लिखने के लिए। तो उस समय प्रशांत किशोर जी, जो कि बाहर विदेशों में रह चुके हैं, कि इंग्लिश अच्छी खासी है, तो बोला गया कि प्रशांत किशोर जी को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। फिर वो धीरे धीरे स्पीच लिखते हैं, फिर उनको स्पीच पसंद आता है, फिर उनको और सब कामों में भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। धीरे धीरे एक रणनीतिकार के रूप में उभरने लगते हैं। और फिर नरेंद्र मोदी जी पूछते हैं इनसे कि क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, चूँकि अब भारत में इंटरनेट जो 13-14 के आसपास इंटरनेट खूब बूम पकड़ा, तो उससे पहले इंटरनेट का यूज़ था लेकिन उस लेवल पे यूज़ नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को ट्राई कर सकते हैं और फिर वहाँ से उन्होंने असेंबली इलेक्शन 2012 को जीता। जीतने के बाद क्या हुआ कि मेजॉरिटी से जीता। फिर 2012 में ही एक संस्था का स्थापना होता है, जिसका नाम होता है CAG, सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। इसमें क्या होता है कि भारत के अलग अलग एरिया से विभिन्न फील्ड में एक्सपर्टीज रखने वाले प्रोफेशनल्स स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है। इसमें IIT के छात्र, विदेशों से भी स्टूडेंट को हायर किया जाता है और वो एक कैंपेन के लिए एक ग्रुप बनाते हैं। इस ग्रुप का काम ही है कैंपेन को डिज़ाइन करना, भाषण को डिज़ाइन करना, पोस्टर को डिज़ाइन करना, मैनिफेस्टो को बनाना, इसका यही काम है। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि CAG संस्था थी, वो आगे चल करके आईपैक का रूप ले लेती है। आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। इस कमेटी को प्रशांत किशोर जी ने 4 लोगों के साथ मिलकर के बनाया था। पहले थे विनेश चांडिल, जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ किए हुए थे और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे थे। दूसरे थे प्रतीक जैन, जो कि IIT बम्बे से इंजीनियरिंग किए हुए थे। तीसरे थे ऋषिराज सिंह, जो कि IIT कानपुर के प्रोडक्ट थे। और चौथे ये प्रशांत किशोर जी खुद थे। इन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसका काम ही था पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कैंपेनिंग करना, उनके लिए मैनिफेस्टो डिजाइन करना, उनके लिए भाषण स्पीचेज लिखना, उनके लिए जगह सेलेक्ट करना कि किस जगह से कौन से कैंडिडेट लड़ेंगे।
कौन से कैंडिडेट क्या बोलेंगे, ये सब यही लोग तय करते थे। इनमें बड़ी मात्रा में प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को हायर किया गया। किसी को सोशल मीडिया में एक्सपर्टीज हासिल है, कोई डाटा एनालिसिस में माहिर है, कोई पब्लिक स्पीचिंग में माहिर है, कोई डिजाइन में माहिर है। अलग अलग फील्ड के सभी स्टूडेंट को, नौजवानों को, 25-30 साल के नौजवानों को शामिल किया गया। आईपेक जो है हर एक पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट तैयार करती है। उस पैरामीटर में क्या देखा जाता है, यंग पीपल का मूड क्या है, मिडिल ऑर्डर के जो लोग हैं उनके मूड क्या है, ओल्ड जो एज के लोग हैं उनका मूड क्या है, मेल फीमेल, कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज, हर एक पैरामीटर पर ध्यान दिया जाता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। हर एक असेंबली का एक अलग अलग असेंबली का रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि इस असेंबली में इतने सपोर्टर्स हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला जाता है। इस तरह से एक डाटा तैयार किया जाता है और वो मतलब आप समझिए इन आईपेक जैसे संस्थानों के लिए और इनको हायर करने वाले पॉलिटिकल पार्टियों के लिए हम लोग एक डाटा है, हम लोगों को कैलकुलेट किया जाता है। आखिर आईपेक जैसे संस्थानों की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आपका विधायक, आपका सांसद अपने क्षेत्र में काम किया है तो फिर कैंपेनिंग करने का क्या जरूरत है? अगर काम नहीं किया है तो फिर कैंपेनिंग करने का क्या जरूरत है? आप काम किए होंगे तो आप जीतेंगे ही, अगर आप नहीं काम किए होंगे तो आप नहीं जीतेंगे। लेकिन यहाँ तो अलग ही गणित चलता है। 6 महीना जम के पैसा बहाओ, 4.5 साल बढ़िया से लूटो, फिर 6 महीना जम के पैसा बहाओ, फिर 4.5 साल जम के लूटो। इस तरह से एक डाटा तैयार किया जाता है और वो पॉलिटिकल पार्टियों को दिया जाता है। फिर उसके हिसाब से रणनीति तैयार होती है कि आप ये मैनिफेस्टो रखिए, आप ये डिमांड रखिए, आप ऐसे स्पीच दीजिए, इस व्यक्ति को यहाँ से खड़ा कराइए। आईपेक कैंपेनिंग का काम करती है। तो यहाँ पे दो बातें उभर करके सामने आती है, एक प्रॉफिट और दूसरा लॉस। अगर नफ़ा भी है तो नुकसान भी है। प्रॉफिट क्या है? आईपेक जो है वो देश के राजनीतिक को बदल रही है। कैसे? लीडर्स जो भी नेता हैं उनको इलेक्शन जीतना है। इलेक्शन जीतने के लिए क्या क्या रणनीति होना चाहिए ये लोग तय करते हैं। यहाँ तक कि मैनिफेस्टो भी ये लोग तय करते हैं। जैसे कि बिहार इलेक्शन 2015 में नीतीश के 7 निश्चय, आईपेक ने ही। केजरीवाल के 10 गारंटी 2020 में, 20 गारंटी 2015 में, ये सब आईपेक ने ही डिजाइन किया है। मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए कि किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट में भागीदार बन रहे हैं, क्योंकि नेता को तो सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब है। और कोई भी पार्टी अपने जो मैनिफेस्टो में जारी करती है उसी के इर्द गिर्द लगभग 4-5 साल तक काम करती है। मतलब ऐसे हमारा ये लोग चाहे तो देश को धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। नुकसान क्या है? मान लीजिए किसी भी इलेक्शन में, अगर असेंबली इलेक्शन बिहार का ही ले लेते हैं तो एक पार्टी तो नहीं खड़ी है। तो आईपेक किस पार्टी का सपोर्ट करेगा? आईपेक किस पार्टी का सपोर्ट करेगा? और सपोर्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए? पैसे चाहिए तो कितने? अगर पैसे नहीं चाहिए, गवर्नमेंटल बेनिफिट्स चाहिए तो क्या? अगर पैसे का बहुत बड़ा लेन देन हो या कोई गवर्नमेंटल बेनिफिट्स की बात हो तो उस समय आईपेक मतलब ये गवर्नमेंट का एक तरह से नुकसान ही है। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए नफ़ा और नुकसान क्या है। ठीक है, दूसरा प्रशांत किशोर जी का विचार है लेटरल एंट्री। एक आईपेक, दूसरा लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री क्या होता है? इन्होंने आपको ध्यान होगा कि मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो लेटरल एंट्री की बात की थी। बाद में इतना हंगामा हुआ कि उसको कैंसिल करना पड़ा। इनका क्या कहना है लेटरल एंट्री के बारे में कि किसी भी सेक्टर में लेटरल एंट्री होना चाहिए। कैसे? कोई आपको पता ही है कि हमारे देश में इतने सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, डीएसपी है, इतने पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है। सभी लोग के होते हुए हमारे देश की आज ये स्थिति क्यों है? तो इनका यह कहना है कि उन लोगों में काबिलियत नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है। एक्सपर्टीज़ मतलब किसी एक विषय को काम करने में जो आपको एक्सपर्टीज़ हासिल होता है वो इन लोगों के पास नहीं है। सपोज दैट कोई आईएएस ऑफिसर है, आर्ट्स से पढ़ा हुआ है, उसको हेल्थ डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया गया तो हेल्थ का जानकार हो गया। फिर उसी को वाटर रिसोर्सेज का चेयरमैन बना दिया गया तो वाटर रिसोर्सेज का जानकार हो गया। फिर उसी को स्पेस का चेयरमैन बना दिया गया तो स्पेस का जानकार हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। एक ही व्यक्ति हर एक फील्ड में एक्सपर्टीज रखेगी तो संभव नहीं है। तो इनका कहना ये है कि जो व्यक्ति रिसर्चर हैं या बहुत पढ़े लिखे हैं या किसी एक ही फील्ड में बहुत दिन तक योगदान दिए हुए हैं, उनको लेटरल एंट्री के द्वारा आप लाइए, तभी समाज का बदलाव हो पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए स्पेस, विक्रम साराभाई, ये भी ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे। मिसाइल, एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे। टेली कम्युनिकेशन, सैम पित्रोदा, ये भी ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे। व्हाइट रेवोल्यूशन, वर्गीज कुरियन, ये भी ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे। ग्रीन रेगुलेशन, स्वामीनाथन, ये भी ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे। यूआईडीएआई, नीलकंठ मिश्रा, ये भी ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे।
मतलब जो हम लोग डेवलपमेंट गिना सकते हैं, जिसमें जो रिवोल्यूशनरी परिवर्तन हुआ, जिसने लोग की ज़िंदगी बदली, वो लगभग सभी लोग ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं, लेकिन एक्सपर्ट हैं। इन्हें कहने का मतलब है कि लेटरल एंट्री होना चाहिए और एक्सपर्ट लोगों को भी मौका देना चाहिए, ताकि जो लोग विदेश से हैं वो आकर के काम, विदेश से या किसी और कंट्री से हैं वो लोग हैं, वो आकर के काम करें। चलिए, तो ये तो हम आपको बता दिए कि ये क्या करते थे, आईपैक चलाते थे। उसके बाद इनका ये थिंकिंग है कि लिटरल एंट्री होना चाहिए। 2022 में ये जन स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, बिहार से, यहीं चंपारण से शुरुआत करते हैं। मेथड बहुत पुराना है, गांधी जी जैसे सभी लोगों को लेकर के घूम घूम करके चलते हैं। इनके पास मशीनरी है, आईपैक जो है इन्हीं का बनाया हुआ है, तो सपोर्ट तो इन्हीं को ही करेगी, मशीनरी है। लेकिन ये लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, ये जानकार भी हैं। सीएम, किसी भी स्टेट का सीएम जो होता है, उस स्टेट का फेस होता है। अगर सीएम बहुत अच्छे जानकार डिसिप्लिन व्यक्ति है, तो वो स्टेट भी 40% का भी उत्पादन करने वाला बिहार आज 2% चीनी उत्पादन करता है। 3000 चावल मिल रखने वाला कभी बिहार आज कुछ 100 चावल मिल रख करके काम चला रहा है। मैंने ऐसा स्थिति है कि हम लोग को चावल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। प्रोडक्ट करने वाले हम ही थे, और आज हम ही लोग को चावल मंगाना पड़ रहा है। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे आप ये डिसाइड कीजिएगा कि आपको किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप मेरा एफर्ट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भले ही मत कीजिएगा, आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। एफर्ट पसंद आए आप शेयर ज़रूर कीजिएगा।